ठीक है ना। देखो अपन कर रहे थे चैप्टर यस नंबर सर। 3 द्रव्य। तो अपन ने तेज कर लिया, विद्युत कर लिया, पंच महाभूत कर रहे थे। तो आज करेंगे जल निरूपण। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। जल निरूपण, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, पंच महाभूत है, एक ना एक पंच महाभूत से क्वेश्चन तो आएगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा है अग्नेरा। अग्नेराय मतलब ये जल के लिए है। यहाँ पे देखो अग्नेराय है, मतलब आप ऐसे में समझो कि अग्नि महाभूत के लिए है। इसका मीनिंग है अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति हुई। अब आप बोलोगे कि सर अपोजिट है, पानी और आग तो अपोजिट है, कैसे उत्पत्ति हो सकती है? मैं बताता हूँ आपको। अग्नि की उष्णता से, अब अग्नि क्या, सबसे पहले आकाश था, फिर वायु आ, फिर अग्नि आई, फिर जल आया। तो अग्नि की उष्णता से पृथ्वी में द्रवता उत्पन्न हुई। अब मान लो कोई भी चीज़ गर्म होके पिघलती तो है गर्म होके, जैसे प्लास्टिक को पिघलाओ, लोहे को पिघलाओ, कोई सा भी मेटल धातु ले लो, कुछ भी हो, गर्म होने के बाद पिघलता ही है। तो अग्नि की उष्णता से प्रकृति में द्रवता उत्पन्न हुई, मतलब लिक्विडता उत्पन्न हुई। अर्थात रूप तन्मात्रा की सहायता से रस तन्मात्रा से रस गुण युक्त जल की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे आया है रूप तन्मात्रा की सहायता से। तो रूप से क्या बना था? अग्नि बना था। और अग्नि को बनाने में बाकी दो महाभूत थे, आकाश महाभूत, वायु महाभूत। अब यहाँ पे रूप की सहायता से क्या बन रहा है? रस तन्मात्रा से रसगुण। तो आपने पंच महा तन्मात्राएं सुनी होगी, शब्द स्पर्श रूप रस। रस से क्या बनता है? जल महाभूत। लेकिन बाकी के तीन महाभूत जो शुरुआत के, कौन कौन से? आकाश वायु अग्नि, वो भी इसमें योगदान दे रहे हैं, वो भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो रूप तन्मात्रा की सहायता से रस तन्मात्रा से इन्होंने हेल्प की है, इन्होंने बनाने में, मतलब जल को रूप, जो बाकी की तीन थी उन्होंने हेल्प की, ले मुख्य कौन है? रस तन्मात्रा से रस गुण युक्त जल तत्व की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई पता लग गया आपको? क्लियर टॉपिक। अब देखो परिभाषा, जिसमें समवाय संबंध से शीत स्पर्श रस एवं गुण की प्रधानता हो। देखो समवाय संबंध, समवाय संबंध हर बार आ रहा है, मतलब अनब्रेकेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी का मतलब उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। शीत स्पर्श रस एवं गुण की प्रधानता हो, उसमें शीत हो, मतलब स्पर्श करने पर शीत हो, जल हमेशा स्पर्श करने पर शीत होता है, ठीक है। उसमें स्पर्श कर सकते हैं पानी को, क्योंकि अपन उसमें हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं ना। उसको रस कर सकते हैं। अब रसी तो है, रसेंद्रियां, तो रस तो इसका मेन गुण हो गया। एवं गुण की प्रधानता हो, ठीक है। तो शीत स्पर्श रस एवं गुण, इन तीनों की प्रधानता इसमें होनी चाहिए। तो वो ही है। अब इसमें देखो कुछ स्पेसिक आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। अग्निरा फिर आ गया, देखो ये वर्ड लक्षण में है। अग्निरा क्रम से अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति हुई। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अग्निराय से आप क्या समझते हो? 2 नंबर में आ गया। आप सोचोगे अग्नि महाभूत के लिए आया होगा, तो अग्नि महाभूत लिख देते हैं इसमें। बहुत से बच्चे होते हैं ना ओवर एक्टिव, ज़्यादा माइंड लगाने वाले, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्रमशः अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति हुई। अब देखो सत्व तमो बहुला आपय, आपय यानी जल, ये पर्यायवाची है। तो सत्व तमो बहुला मतलब सत्व गुण और तम गुण प्रधान होता है आप है। मैं आज पीजी का क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जल है, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ये भी था, सत्व तमो बहुला आप है। देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पीजी के हिसाब से भी ज़्यादा है। पीजी में तो फिर भी इससे कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टें ज़्यादा होती है ना, कम से कम 30 सब्जेक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे इससे भी कम पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आपको ढंग से स्टडी करोगे तो अभी से फ़ायदा मिलेगा। तो सत्व तम बहुला आप है। रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्निग्ध गुण वाला द्रव जल है। रूप, इसका रूप है लिक्विड, आप देख सकते हो पानी को, तो रूप है इसका। रस, आप इसका रस का अन्वेषण करते हो, रसेंद्रिया काम आ रही है। स्पर्श करके देख सकते हो, द्रव्यता मतलब लिक्विडिटी तो होती है इसमें। और स्निग्ध, स्निग्ध रहता है जल, ये बात ध्यान रखना, रुक्ष नहीं है, स्निग्ध है। तो गुण वाला द्रव जल है। अब इसकी जो ये लाइन है ना तीसरी, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रूप रस स्पर्श द्रव स्निग्ध गुण वाला द्रव जल है। अगर जल किसको बोलेंगे, उसमें उसको देखा भी जा सकता है, उसका रूप हो, ठीक है। उसको रस का अनुवासन कर सकते हैं, उसको स्पर्श किया जा सकता है, लिक्विड हो और स्निग्ध गुण वाले को ही जल बोला जाता है। अब जल की
सांसर्गिक विशेषताएं देखो, द्रवता व स्निग्धता कि ये इसकी मेन विशेषताएं, या तो लिक्विड होगा और स्निग्ध होगा, दोनों मतलब इसमें होने चाहिए, वही जल है। तो द्रव और स्निग्धता उसकी जल की सांसर्गिक विशेषताएं। 2017 मतलब जब मेरी एग्ज़ाम हुई थी तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब तो 2021 चल रहा है, तो ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। ये पीजी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जल की सांसर्गिक विशेषताएं कौन सी हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें ये थी द्रव्य स्निग्धता, तो आपको इस पर टिक करना था। तो ये नोट्स है ना, आपको लाइफ टाइम काम देंगे, ऐसे नहीं अभी, ये नोट्स आपको फ्यूचर में जब पीजी की तैयारी करोगे तब भी काम देंगे, ठीक है। तो विशेष गुण क्या है इसका, रस। और सांसर्गिक विशेषताएं देखो, विशेष गुण और सांसर्गिक विशेषताएं। सांसर्गिक विशेषता, अब सांसर्गिक विशेषता आप क्या समझते हो, कौन बताएगा। कि यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसे समझो, जल की सांसर्गिक द्रवता व स्निग्धता। विशेष गुण तो जैसे एक तो होता है विशेष गुण अपना इंद्रियों का, कि भाई इंद्रियों से क्या होता है, रस। और जो बाकी की जो अलग से एक पहचान बनता है वो सांसर्गिक विशेषताएं, द्रवता। क्योंकि यहाँ पे तो विशेष गुण में रस आ रहा है, मतलब रसेंद्रिय द्वारा, तो यहाँ पे हो गया विशेष गुण इंद्रियों का योगदान। यहाँ पे अलग तरीके जिसको अपन देख के पहचान सके, उसको अलग कर सके कि ये द्रव्य है, ये जल है। विशेष गुण अर्थात जो किसी और द्रव में ना मिले, ठीक है। और सांसर्गिक गुण, जिस भी द्रव में द्रव्य या स्निग्धता पाई जाएगी वह जल के कारण ही होगी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था आपको द्रवता व स्निग्धता सांसर्गिक विशेषताएं का मीनिंग बताया था कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये तो रसेंद्रिय द्वारा, कि जिस विशेष अर्थात तो किसी और द्रव में ना मिले। किसी मिलेगा, जैसे कि अग्नि मिलता है कि रस नहीं मिलता, आकाश में मिलता है कि नहीं मिलता, पृथ्वी में मिलता है कि नहीं मिलता, तो किसी और द्रव में नहीं मिलेगा ये विशेष गुण हो गया। और इसमें अपनी रसेंद्रिया भी आ रही है, ये इसको समझने के लिए आप ऐसे समझोगे रसेंद्रिया के माध्यम से इसको होता है, इसलिए रस। तो जिस विशेष गुण अर्थात जो किसी और द्रव में ना मिले वो होता है रस। और जल की सांसर्गिक विशेषताएं मतलब सांसर्गिक गुण, जब जिस भी द्रव में द्रव्य स्निग्धता पाई जाएगी वह जल के कारण ही होगी, वो होती है सांसर्गिक गुण। अब समझो इस चीज़ को, जैसे कि घी है, लिक्विड द्रव्य है और उसमें स्निग्धता भी है, कौन से महाभूत है, तो आप समझ जाओ कि उसमें जल महाभूत है, ठीक है। तेल है, घी है, वसा है, मज्जा है, ठीक है, कोई आपकी मतलब लापसी है, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिक्विड चीज़ है और उसमें स्निग्धता है, तो आप समझ जाओ कि इसमें जल महाभूत प्रधान है। वो हो गई सांसर्गिक विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर 5 नंबर के हिसाब से मैं जो घुमा रहा हूँ ना इसको, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा, लाइन टू लाइन लिख रखा और सब कुछ क्लियर करके लिख रखा है। जल का वर्ण होता है शुक्ल। घी में भी होते हैं। हाँ बोलो। सर जो घी होता है उसमें भी सर जल की स्निग्धता होती है क्या? हाँ, अच्छा सर। घी किससे बना है मुझे ये बताओ, पंच महाभूतों से तो बना है, कोई ऐसे थोड़ी कोई अलग यस शब्द। सर। सभी द्रव्य पंच महाभूतों से बनकर मिले हैं, लेकिन अगर वो स्निग्ध द्रव्य लिक्विड है तो उसमें जल महाभूत प्रधान है, मतलब डोमिनेंट है। आप ऐसे मत समझो कि घी कोई अलग चीज़ है। चाहे संसार में निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, कोई भी हो, चाहे तुम हो ना, तुम भी पंच महाभूत की बनी हुई हो। तुम में भी पृथ्वी है, तुम में भी आकाश है, तुम में भी जल है, तुम में भी अग्नि है। अब कौन सा महाभूत ज़्यादा है वो आपके गुणों पे, और जो महाभूत ज़्यादा होगा उसके अनुसार आपके गुण हैं। तो कोई भी हो संसार में वो सब पंच महाभूतों से बने, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चा। ओके सर। जिस भी द्रव में ये हो गया। जल का वर्ण क्या होता है, शुक्ल, मतलब एक तरीके से सफ़ेद। रस क्या होता है, मधुर। और स्पर्श में कैसा होता है, ठंडा, मतलब शीतल। ये इसके गुण एक तरीके से। जल का वर्ण हो गया, शुक्ल हो गया, मतलब सफ़ेद कलर का होता है। रस मधुर होता है और स्पर्श शीतल होता है। वही है भेद, शरीर संगक, इंद्रिय संगक, विषय संगक, सबके 3 तरह के भेद चल रहे हैं। पंच महाभूतों के तो वायु के भी वही थे, अग्नि के वही हैं और जल के वही हैं, शरीर संगक, इंद्रिय संगक, विषय संगक। तो शरीर संगक यानी क्या होता है, शुद्ध जलीय शरीर अनियोजित होता है। जैसे अपन ने वायु लोक में रहता है अनियोजित रहता है, वो ऐसे तरीके से वैसा ही है। वरुण लोक में पाया जाता है, वरुण यानी जल, ये जल लोक में पाया जाता है। अग्नि कहाँ पे पाई जाती थी, अग्नि लोक में, ठीक है। वायु कहाँ पाई जाती थी, वायु लोक में। तो ये कहाँ पाया जाएगा, वरुण लोक, मतलब जल लोक में पाया जाता है। पार्थिव अणुओं की सहायता से भोग करने में समर्थ होता है। पार्थिव अवयव की सहायता से ही यह भोग करने में समर्थ होता है। पार्थिव अवयव, अब पार्थिव अवयव को कौन समझाएगा मुझे। शुद्ध जलीय शरीर अनियोजित होता है, वरुण लोक में पाया जाता है, पार्थिव अवयव की सहायता से भोग करने में समर्थ होता है। जैसे अपन समझो
कि कोई भी चीज़ है अपन भोग लगाते हो ना, मतलब ऐसे करते हैं ना कि भाई देवताओं को प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है, तो अपन आग में वैसे कुछ करते हैं, भोग सा लगाते हैं, तो उसकी बात कर रहा है ये ऐसे तरीके से ऐसे लगाते हैं कि अपन वही उन देवताओं को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो ये इसमें आता है। तो एक तरीके से आध्यात्मिक चीज़ें हैं ये, जैसे सूर्य लोक आया था, अग्नि लोक आया था, इस तरीके से वरुण लोक आ गया, जल लोक आ गया। तो ये शरीर संगत। और इंद्रिय संगत में इंद्रियाँ आएंगी। जल प्रदान इंद्रिया रसेंद्रिय है, यह जिव्या के अग्रभाग में रहती है तथा जल के प्रधान गुण रस का ग्रहण करती है। अब आपने बोला रसेंद्रिय, तो रसेंद्रिय मतलब होता है कि जीव में रहने वाली इंद्री, जीव तो उसका अधिष्ठान है, जीव तो उसका घर है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया। जल प्रधान इंद्रिया रसेंद्रिय है, यह जिव्या के अग्रभाग में रहती है तथा जल के प्रधान गुण रस का ग्रहण करती है। कहने का मतलब है कि जो जीव है अपनी, उसके अग्रभाग में जो आगे की टिप है उस पर रसेंद्रिय रहती है, और ये रस, ये खट्टा है, मीठा, कड़वा, 6 तरह के रस होते हैं ना, उनका ग्रहण करती है, ठीक है, तो वो होती है रसेंद्रिय। और विषय संगत, जो बाकी पृथ्वी पर पाया जाएगा, नदी, समुद्र, कूप, झरने आदि में जो विषय संगत, ये तरह का जल है। तो यही तो जल है अपने। और कोई बताओ इनके अलावा कोई जल है ऐसा, कोई अलग से पैदा हो जाए, मुझे बताओ। या तो अंतरिक्ष में रहने वाला, ये अंतरिक्ष की बात हो गई, ये अपने शरीर में या इंद्रिय में हो गया, अपने शरीर में हो गया, ये अपने वातावरण है, वायुमंडल में रहने वाला जल हो गया, ठीक है। तो ये इसका वर्गीकरण है। आप अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, जैसे एक क्लास होती है पंच महाभूत, तो पूरी 2 घंटे की क्लास मान लो एक ही होती, तो आपको धड़ाधड़ समझ में आता है। अब क्लास के बीच में मिस हो जाती है तो ऐसे फ्लो टूट जाता है। अब देखो यहाँ पे अवस्थाएं, जल की ये अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं मतलब अपन जल पढ़ रहे तो ये जल की अवस्थाएं हैं। अम्ब, मरीच, मर और अथ, नहीं ये अप है, हाँ, अम्ब, मरीच, मर, अप यानी जल होता है, अम्ब यानी अप होता है, मरीच यानी भी जल होता है, मर यानी भी जल होता है, अप यानी भी जल। ये अवस्थाएं हैं अलग अलग कि कौन सी अवस्था को क्या बोला गया है। तो अम्ब किसको बोला गया है? सूर्य मंडल से ऊपर आकाश के ऊपरी भाग में उपस्थित जल। कहने का मतलब है सूर्य मंडल से ऊपर जो अपना सूर्य है ना, उसके ऊपर जो जल पाया जाता है उसको अपन ने बोला है अम्ब। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इन कैन बी कोरिलेट विद हाइड्रोजन, मतलब H2। कि अपन सूर्य, आपने देखा होगा मॉडर्न आपने पढ़ी है कि सूर्य के आसपास हाइड्रोजन के मतलब बादल छाए हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उस हाइड्रोजन को अम्ब बोला है। अब मरीच किसको बोला है? सूर्य मंडल व पृथ्वी के मध्य उपस्थित जल को। सूर्य मंडल, सूर्य और पृथ्वी, जो अपने इसी बीच में जो अंतरिक्ष होता है अपना, जो मतलब एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर क्या है, जीते बाहर निकलते हैं, अंतरिक्ष निकलता नहीं एक तरीके से, ठीक है। जैसे अपनी धरती है, ये वायुमंडलीय है, उसको छोड़ने के बाद में सूर्य के बंद में एक तरीके से अपना वातावरण मान लो एक तरीके से, ठीक है। अपनी पृथ्वी से, अपनी गोल पृथ्वी है, आपको पता है, उस पृथ्वी के ऊपर अपन रहते हैं, निवास करते हैं, तो ये वायुमंडल हो गया ना पूरा, जिसमें अपनी ऑक्सीजन है, तो इसको बोला ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑक्सीजन। सूर्यमंडल में पृथ्वी के मध्य उपस्थित जल को मरीच बोला है। अब मर किसको बोला है? पृथ्वी पर स्थित जल को। अम्ब प्लस मरीच बराबर मर, H2 प्लस O2, 2H2O बनता है, ठीक है। ये अपन रिएक्शन बैलेंस करने नहीं बैठे यहाँ पे। कहने का मतलब है मर कि पृथ्वी पर स्थित, जो अपने पृथ्वी पर स्थित है, नदी, झरने, तालाब, उनको H2 प्लस O2 H2O। मर की घनीभूत अवस्था पृथ्वी है। कहने का मतलब है कि ये H2O ने मर की घनीभूत अवस्था पृथ्वी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि घनीभूत यानी जो जल के कण है बहुत ज़्यादा, एक जगह बहुत ज़्यादा घनीभूत हो गए, इकट्ठे हो गए, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पहले जब हुआ ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही थे, मतलब पानी था, ठीक है। समुद्र से ही तो पहले समुद्र तो थे सब कुछ, पृथ्वी तो बाद में हुई है। तो सबसे पहले क्या था? समुद्र थे, पूरी पृथ्वी पे समुद्र थे। तो जैसे जैसे ठोस होते गए, घनीभूत होते गए, वो एक जगह इकट्ठा होते गए, वो कण गए, तो वो क्या बन गई? पृथ्वी बन गई। मतलब इस सरफेस अपन जो रहते हैं ना, वो समुद्र से ही बनी है, ठीक है, पानी से ही बनी है। अब पृथ्वी के निचले भाग में उपस्थित जल, जो पृथ्वी को कम खोद के बाहर निकालते हैं, वो होता है अप। जैसे कि कुएं का जल, ठीक है, जैसे अपन पीते हैं ना, जैसे मतलब हैंडपम्प का पानी पीते हैं, वो जमीन को खोद के तो निकालते हैं वो पानी, वो होता है अप। समझ में आया ये बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये चीज़ें याद करने यस। की हैं। अब इसमें क्या समझाऊँ मैं भाई? खोद के निकालोगे वो उसको आप बोलेंगे, जो अपने पृथ्वी पे उसको मर बोलेंगे, जो मतलब वायुमंडल और सूर्यमंडल के, पृथ्वी और वायु सूर्यमंडल के बीच है, उसको मरीच बोलेंगे। ये मतलब रटने की चीज़ है, इसमें क्या बताऊँ मैं? अब मैं ऐसे बहस थोड़ी कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों बोला, नाम है बस लिख दिए, ठीक है। गुण इसके 14 होते हैं।
रूप रस स्पर्श द्रव्य संख्या परिणाम प्रत्यक्ष संयोग विभाग परत्व अपरत्व विस्मय गुरुत्व संस्कार बस याद करने। अगला चैप्टर आएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही गुण का है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गुण होते हैं 14, ये आपको याद करने हैं। जल महाभूतात्मक भाव, अब किसी व्यक्ति में जल महाभूत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी रजनी ने बोला था कि घी जल महाभूतात्मक है क्या, क्योंकि उसमें द्रवता भी है और स्निग्धता भी है, दोनों गुण प्रेजेंट रूप से प्रधान है, तो उसमें जल महाभूत की ज़्यादा है। ठीक है, तो जल महाभूतात्मक क्या है? रसेंद्रिया स्वेद कलेद वसा रक्त शुक्र मूत्रादि गुरुता रौत्य स्नेह और शीतलता, ये सब उस व्यक्ति में मोस्टली पाए जाएंगे। इस रसेंद्रिय सब में पाई जाती है। स्वेद पसीना ज़्यादा आएगा, क्लेद उसमें गीलापन सा रहता है, मतलब एक तरीके से। वसा फैट रक्त ब्लड, शुक्र फॉर्मेशन अच्छा होगा, मूत्र आदि जो भी मतलब मूत्र है वो देखो पसीना आ ही गया, मूत्र आदि मतलब फुर स्पीच में ज़्यादा मात्रा में बनेगा। गुरुता उसमें भारीपन रहेगा क्योंकि जल भारी है। ठीक है, क्योंकि सबसे हल्का क्या है? वायु, नहीं वो आकाश, उसके बाद में वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी सबसे भारी है। तो गुरुता रौत्य स्नेह और शीतलता ये सब चीज़ उसमें पाई जाएंगी। यहाँ पे रोते लिखा हुआ है, रोते नहीं रोना होता है क्या? गुरुता सर शैत्य होगा, शैत्य, ये शैत्य है। तभी मैं सोच रहा हूँ शैत्य है, ये शैत्य है। शीतलता। तभी मैं सोचूं ये रोत कहाँ से आ गया, ये शैत्य है। सही है, शैत्य है ये। रसेंद्रिय स्वेद क्लेद वसा रक्त शुक्र मूत्र गुरुता और ये शैत्य मतलब शीतलता। तभी तो हमें समझिए कभी कुछ भी समझ नहीं आता ना, तुरंत मेरी जो सेंस होता है ना तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं गलत पढ़ रहा था। ये शैत्य है, ठीक है, शैत्य यानी शीतलता। तो अपना पृथ्वी महाभूत कंप्लीट। ओके, जल महाभूत, हाँ वो जल महाभूत, सॉरी मेरा पता नहीं माइंड कहाँ पे जा रहा है आज। अब देखो अपन करते हैं पृथ्वी महाभूत। यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली, आप डाल लेना जब आप इसके लिखो। तो आप लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो या फिर आप पीडीएफ की प्रिंट आउट करवाते हो? अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग हिसाब से करवा प्रिंट रहे आउट हैं। कराते हैं सर, हाँ पीडीएफ की प्रिंट आउट करा लेते हाँ, तो जो मैं बताता हूँ नहीं करेक्शन सर, नोट्स भी बनाते हैं। अच्छा, तो जैसा भी मैं बताता हूँ ना वैसे करेक्शन कर लिया करो। जो बच्चे प्रिंट आउट करवाते हैं ना वो करेक्शन कर लिया करो, नहीं तो आप फिर गलती याद करने लग जाओगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेना पृथ्वी महाभूत। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो देखते हैं पहले। उत्पत्ति देखते हैं। अधम्यो गंध गुण भूमि, क्रम से जल से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब देखो क्रम से आया मतलब जल, जल की उत्पत्ति वाकई वहाँ उनसे हुई थी। अब पृथ्वी किससे होगी? जल से। तो मतलब सीक्वेंस बन रहा है, तो जल नाम आ गया तो मतलब बाकी सबका नाम आ गया। तो क्रम से जल से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल का फेन खटीन होने पर पृथ्वी बन गया। मैंने अभी बताया था ना आपको कि यहाँ पे देखो मर की घनीभूत अवस्था पृथ्वी है, और यहाँ पे देखो सीक्वेंस हो ही गया कि जल का फेन खटीन होने पर पृथ्वी बन गया। मतलब जल एक जगह ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया, कुछ परमाणु थे जल के छोटे 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 छोटे, एक ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए तो वो पृथ्वी बन गई। तो जल का फेन खटीन होकर पृथ्वी बन गया, मतलब एक तरीके से जो जल का घनत्व था ज़्यादा हो गया एक जगह, वो पृथ्वी बन गया। जो टीपू बन जाते हैं ना समुद्र में, आपने द्वीप बनते हैं, कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसके जल का घनत्व एक जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, वहाँ पे बस ठोस अवस्था बन गई, सरफेस बन गई, पृथ्वी बन गई। तो जितने भी द्वीप बने हैं, जो भी अपन सरफेस पे बैठे हैं इस समय, ये सब इसी वजह से हुआ है। तो देखो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं अपन, कोई ऐसे उटपटांग नहीं चल रहा है, बहुत सीक्वेंस है आयुर्वेदा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई साइंस नहीं है, ऐसे ही समझते हैं। जब एडमिशन नहीं होता ना तब शुरुआत में बच्चे आते हैं, लेकिन सबसे बेसिक, और ये ना आने वाले 1000 सालों बाद भी चेंज नहीं होगा। आपका मॉडर्न साइंस तो फिर भी 10 साल 20 साल 30 साल बाद में चेंज होता रहता है, लेकिन ये देखो आज से 5000 साल पहले भी ऐसा ही था, ब्रह्मा के काल से भी ऐसा ही था, और आने वाले कालों में काल पे ऐसा ही रहेगा। क्योंकि ये आप यानी कभी झूठा साबित नहीं होगा, हमेशा सत्य ही रहेगा। ठीक है, अब परिभाषा देखो। जिस द्रव में समवाय संबंध से गंध रहे वह पृथ्वी है। तो किसी चीज़ में गंध का गुण है, मतलब भारीपन का गुण है, या गंध का गुण है, मतलब एक सुगंध से आती है ना, वो है जिस द्रव में समवाय संबंध गंध रहे वह पृथ्वी है। तो लक्षण क्या है? रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। रूप अग्नि से आ गया था, रस जल से आ गया, गंध पृथ्वी का आ गया, स्पर्श वायु का आ गया, वती पृथ्वी। सभी गुण इसमें आ गए क्योंकि सभी महाभूतों की देन है ना इसमें।
लास्ट महाभूत है पृथ्वी, क्योंकि सभी महाभूतों ने इसमें सहयोग किया है, तो सभी महाभूतों के इसमें गुण आ गए, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तमो बहुला पृथ्वी। अब कौन सा गुण पाया जाता है इसमें? तम बहुला। सत्व बहुला कौन था? आकाश। रजो बहुला कौन था? वायु। सत्व रज कौन था? अग्नि। तमो सत्व कौन था? जल। और तमो जल। बहुला ओनली तम पृथ्वी। क्लियर बात? तो ये याद रखने की बात है, ये पांचों लाइन थी ना, कौन सा सत्व है, कौन सा रज है, कौन सा तम है, पीजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज सुबह पदार्थ विज्ञान के क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, इनके बार बार रिपीट हो। ठीक है, वैसे भी पीजी तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना, तब तक तो आप परफेक्ट बन जाओगे। और गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, यह पृथ्वी के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं मिलता। अगर किसी चीज़ में कोई गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की स्मेल आ रही है, तो पृथ्वी महाभूत की वजह से आएगी। ठीक है, और सबसे भारी मतलब गुरुता वाला भी पृथ्वी महाभूत है, तो अगर किसी चीज़ में वजन भी है ना, वो पृथ्वी महाभूत की वजह से। ठीक है, तो गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, यह पृथ्वी के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं मिलता। ओके, अब देखो भेद। भेद वही है, नित्य अनित्य। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, यहाँ भी भेद वही थे, नित्य व अनित्य, लेकिन नित्य और अनित्य क्यों यहाँ मेंशन नहीं किए थे? क्योंकि वही है, कारण रूप से, कार्य रूप से और कार्य रूप से, फिर 3 हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ है नित्य और अनित्य वही है, कारण परमाणु रूप और कार्य अनित्य, तो इसको उसमें मेंशन नहीं किया था, तो वहाँ पे मेंशन कर लेना कि नित्य और अनित्य बस। वहाँ पे फिर बाकी में शरीर संघक, इंद्रिय संघक और विषय संघक सेम चल रहा है, पिछले 5 महाभूत से सेम प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले अपन उत्पत्ति पढ़ते थे, परिभाषा पढ़ते, फिर लक्षण पढ़ते, फिर भेद पढ़ते, भेद में वही चल रहा है, नित्य अनित्य। तो वहाँ भी आप थोड़ा सा मेंशन कर देना, और मैं जब PDF भेजूंगा ना दूसरी, मतलब जब कोर्स पूरा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा एडिट करूँगा। ठीक है, तो आप देख लेना। पृथ्वी नित्य कारण रूप, परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप से। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी इसमें, तो सुनना ध्यान से। शरीर संघक, इंद्रिय संघक, विषय संघक, कोई डाउट है यहाँ तक? सब क्लियर है भाई? 3 तरह के भेद बनते हैं। शरीर संघक यानी भोगायतन शरीर, इंद्रिय संघक यानी घ्राण इंद्रिय, मतलब इंद्रिय आएगी इसमें। घ्राण इंद्रिय कहाँ पाई जाती है? नासा के अग्रभाग में। ठीक है, तो ये नाक का संबंधित एक तरीके से, जो इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय एक एक काम में आ रही है। जीभ किस में आ गई थी? जल में। आँख किस में आ गई थी? अग्नि में। कान किस में आ गए थे? आकाश में। त्वचा किस में आ गई थी? वायु में। तो यहाँ पे जीभ आ गई, तो 5 जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो काम आ गई। इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, नासा के अग्रभाग में। फिर इसको करेंगे शरीर संघ, को लास्ट में करेंगे, थोड़ा बड़ा इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे आ जाते हैं विषय संघक, मिट्टी, पत्थर आदि शरीर व इंद्रियों के अलावा अन्य सभी वस्तुएं जो जीव उपयोग के लिए बनी हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें, जितनी भी जो भारी चीज़ें, मिट्टी है, कोई भी मतलब मिट्टी, पत्थर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब विषय संघक में आती हैं, शरीर व इंद्रियों के अलावा। क्योंकि शरीर तो यहाँ आ जाता है, इंद्रियाँ में यहाँ आ गया, बाकी जो भी बचता रहता है वो विषय संघक में आता है। अपन ने देखा था ना, जल को भी ऐसे ही किया था, शरीर 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 संघक, इंद्रिय संघक, जो बाकी बचा कुचा जल विषय संघक में, तो बाकी बची कुची वो सब इसमें आ जाती है। अब शरीर संघक में देखो, योनिज और अयोनिज। शरीर संघक को 2 भागों में बांटा है, योनिज और अयोनिज। मतलब योनि को किस तरीके से बांटा है? जरायुज और अंडज। योनिज को भी 2 भागों में बांटा है, जरायुज और अंडज, मतलब किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। योनि के माध्यम से, या तो जरायुज प्लेसेंटा वाले, या अंडे से पैदा हुए, तो उनको बोलते हैं योनिज। ठीक है, और अयोनिज जो मतलब ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अपन ने बोलते ना कि वही नॉर्मली ऐसे ही पैदा, कूड़े करकट से पैदा हो गए, स्वेद, चिल्लर। यहाँ पे देखो एक लाइन और लिखी है, लाइन में रज व वीर्य के संयोग से उत्पन्न शरीर। कहने का मतलब ये है कि माता का अंडाणु पिता के शुक्राणु से मिलने के बाद में जो जीव उत्पन्न होता है, वो आते हैं योनिज में। ठीक है, और अयोनिज में कौन आता है? बिना माता के जो स्पर्म है और ओवम के संयोग के ही, बिना मतलब नॉर्मली होता है ना अलैंगिक जनन वाले, वो सब इसमें आ जाते हैं अयोनिज में। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, कहने का मतलब ये है, देखो अनित्य 3 भागों में बांटा था, विषय संघक, इंद्रिय संघक, शरीर संघक। विषय संघक अपन ने कर लिया, इंद्रिय संघक अपन ने कर लिया, शरीर संघक अपन कर रहे हैं।
तो दो भागों में बांटा शरीर संघों को, योनिज और अयोनिज। क्यों प्रकार से भाई? योनिज क्या होता है? जिसमें अपनी माता का अंडाणु और पिता के शुक्राणु से मिलता है, तो जब पैदा होते हैं तो वो होता है योनिज। और अयोनिज में बिना संयोग के ही उत्पन्न शरीर, मतलब होते हैं ना बाइसेक्सुअल या अलैंगिक, मतलब जो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं कायिक जनन वाले, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब योनिज को दो भागों में बांटा है, एक तो प्लेसेंटा वाले और एक अंडों वाले। तो पशु जितने भी हैं, ठीक है, जिसमें मैमल्स आते हैं, अपन आते हैं, वो हैं जरायुज, और पक्षी अंडों से उत्पन्न होने वाले। अब एयोनिज को स्वेदज, चिल्लर, कहने का मतलब है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना छोटे छोटे, ऑटोमेटिकली पैदा होते जाते हैं गंदगी से, वो, और उद्भिज और पेड़ पौधे। देखो उद्भिज यानी अपन ने बताई थी, उद्भिज यानी जो इंद्रगोप जो लाल लाल सी होती है, जमीन को फाड़ कर निकलती है, वो, और पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जमीन से फाड़ के निकलते तो वो भी अयोनिज है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल और मेल के फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे अयोनिज बना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं जमीन को फाड़ के, किसी गर्भ की सहायता से नहीं होते। यहाँ पे तो क्या एक गर्भ होता है इनका बाकायदा, अंडे में रहते हैं, प्लेसेंटा बनता है, इस वजह से यहाँ पे योनिज में है, ये एनियोनिज डायरेक्ट पैदा होते हैं। ठीक है, मिलना तो एक होता है, लेकिन बीज तैयार होने के बाद में मिलते हैं ये, तो इसलिए इस पेड़ पौधे यहाँ पे आए हैं उद्भिज में। अब देखो गुण 14 है, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, वेग, द्रव्य, गुणत्व, कार्य, रस और गंध, ये 14 गुण इसके हैं। जल के भी इतने ही थे और पृथ्वी के भी इतने ही हैं। अब पृथ्वी महाभूतात्मक भाव देखो, अब इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ये बस आपको याद करने हैं। याद करने की ट्रिक्स मैं बता दूंगा गुण वाले चैप्टर में कैसे याद करने हैं। एक सारणी सी बना रखी है, उस हिसाब से ये याद हो जाएंगे। पृथ्वी, इनका एक सीक्वेंस क्रम है, वो उस हिसाब से याद कर लेंगे ना, मैं बता दूंगा आपको अगले चैप्टर में। पृथ्वी महाभूतात्मक, घ्राणेन्द्रियाँ क्लियर हो गया भाई, घ्राणेन्द्रियाँ, गंध आएगी, केस, नख, अस्थि, धैर्य, स्थिरता और गुरुता, ये सब देखो जो मतलब होता है ना कठोर दिल का व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, उसकी कद काठी लंबी होती है, मजबूत होता है, वो उसमें पृथ्वी महाभूतात्मक ज़्यादा होता है। घ्राणेन्द्रिय, गंध, केस, नख, नाखून, अस्थि, बोन, धैर्य, उसमें मतलब धैर्यवान होता है, स्थिरता, युद्ध से भागता नहीं है, स्थिर डटा रहता है, छोटी मोटी परेशानी से मतलब हिलता भी नहीं है। ठीक है, गुरुता, उसमें भारीपन पाएगा, किससे सबसे ज़्यादा भारीता, गुरुता किसकी वजह से आएगी, पृथ्वी महाभूत की वजह से आएगी। अब कहने का मतलब है कोई भी ऐसा द्रव्य, कोई भी ऐसी औषधि जिसमें अगर पृथ्वी महाभूत है तो गुरुता, वो गुरु है, मतलब पचने में उसका टाइम लगेगा, उसको गुरुता है। दो तरीके से लगते हैं, भारीपन भी, वजन में भी, और जो पचने में भी टाइम लगाए, मतलब बहुत देरी से पचे, शरीर को भारी बनाए, कफ को बढ़ाए, वो होती है गुरुता। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब ले सकते हैं अपन इसका। फाइनली अपने पंच महाभूत पूरे हुए, काफ़ी लेंथी क्लासें हो गई इनकी। तो ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप इतना भी लिख के आओगे ना तो भी काफ़ी है, बहुत है, मतलब सफिशियंट एक तरीके से। ओके, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। हेलो, यस सर, क्लियर, नो डाउट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। काल निरूपण, चलो एक बार है ना आप दोबारा से ज्वाइन होना, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे।